नमस्कार। बारामासा की चुनाव यात्रा आज केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में है और हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिनसे इंटरव्यू करने के लिए आप लोगों ने बहुत बार हमारे YouTube के तमाम चुनावी यात्रा के वीडियोस पर कमेंट करके बोला कि उनका इंटरव्यू ज़रूर कीजिएगा। उनके इंटरव्यू करने के कुछ कारण और भी हैं। उनमें से एक प्रमुख कारण तो ये है कि जहाँ तमाम विधानसभा क्षेत्रों में शराब और पैसा बांटने जैसे तमाम मुद्दे हर बार रहते हैं, वहीं एक व्यक्ति ऐसा है जिसने नारा दिया या तो आपको चुनाव जनता को करना है या शराब या किताब। ये नारा उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि अपनी विधायक निधि से जहां तमाम विधायक खड़ंजे बनाकर अपने नज़दीकियों को ठेके देते हैं ताकि उनकी भी कुछ ना कुछ कमाई हो, वहीं ये विधायक ऐसे हैं जिन्होंने गांव-गांव में पुस्तकालय खुलवाए और एक अच्छी नींव रखी जिसको अब कई विपक्षी पार्टी के नेता भी इस परंपरा को अपना रहे हैं और इस लाइन पर आकर किताब और पुस्तकालय खोलने की बात कर रहे हैं। इस व्यक्ति का इंटरव्यू इसलिए भी क्योंकि जो भू कानून का मुद्दा अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, वो भू कानून जब हमारी देहरादून विधानसभा में पारित किया जा रहा था तो जो सबसे प्रमुख और सबसे मुखर आवाज़ भू कानून के खिलाफ उठ रही थी, उसको उस कानून में बदलाव न करने के लिए सीलिंग कानूनों में जो बदलाव करके बाहरी लोगों को ज़मीन खरीदने की अनुमति मिलने की जो बात आ रही थी, उसका अगर किसी ने प्रमुख विरोध किया तो वो ये व्यक्ति थे। लेकिन सारी मीठी मीठी बातें नहीं होंगी, कुछ कड़वी बातें भी होंगी, कुछ तीखे सवाल भी होंगे। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको ज़रूर दे दूं कि हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, अब तक आप समझ गए होंगे, केदारनाथ के सिटिंग विधायक मनोज रावत जी हैं। मनोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं सबसे पहले दे दूँ, वो ये कि मनोज रावत जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय है। वो परिचय कुछ यूँ है कि मैंने जिस राष्ट्रीय संस्थान में पत्रकारिता शुरू करी, मनोज रावत जी हमारे सीनियर हुआ करते थे, तो उन्हीं के साथ उनके सानिध्य में मैंने पत्रकारिता की शुरुआत करी। ये डिस्क्लेमर इसलिए ज़रूरी है कि हमारे ऑडियंस को ये बात पता होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज जिस भूमिका में हम लोग हैं, मैं एक पत्रकार की तरह से ही उनसे सवाल पूछूंगा और वो एक राजनेता की तरह से ही जवाब देंगे, तो वो व्यक्तिगत बातें पीछे रह जाएंगी। सबसे पहला सवाल भाई साहब ये कि केदारनाथ विधानसभा में आपने जो पुस्तकालय खुलवाए, उन पुस्तकालयों का सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आइडिया जो था गांव-गांव में पुस्तकालय का, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कुल कितने पुस्तकालय हैं, थोड़ा सा इसका ब्रीफ। देखिए, पुस्तकालयों का ये था कि हम पुस्तकालय नहीं, मतलब हम जितने भी हमारे सेक्टर हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर है, चाहे एजुकेशन है, या एजुकेशन के अलावा ये रीडिंग की हैबिट है, हम मॉडल बना करके देना चाहते थे। और ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि 2.5 साल के बाद जब हम काम की तरफ बढ़े, क्योंकि हमको पर्यटन के भी मॉडल देने थे, हमको कैसे हम अपने बच्चों के लिए स्वरोज़गार पैदा कर रहे हैं, वो मॉडल जब हम तैयार कर रहे थे, मोनाल फेस्टिवल के बाद हम तैयारी पर आ गए थे। हमको अपनी महिलाओं को मजबूत करना था, उनके अंदर की जो क्षमताएं थी उनको बाहर दुनिया के सामने निकालना था। तो तब कोरोना का काल शुरू हुआ और हमारे लगभग 2.5 साल कोरोना में ख़राब हो गए। लेकिन जो समय मुझे मिला, और आप ये कहेंगे कि पुस्तकालय वाली बात, देखिए मेरे स्वर्गीय पिताजी लाइब्रेरियन थे, तो उन्होंने हमको पुस्तकों से प्यार करना सिखाया और मेरा बचपन पुस्तकों के बीच में से गुजरा। और मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि पुस्तकों से अच्छी दोस्त कोई नहीं हो सकती। और आज जिस स्थिति तक मैं पहुँचा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सामान्य पृष्ठभूमि का था, चाहे पत्रकारिता में भी जो हम कर पाए वो इसीलिए कर पाया कि हमने विविध प्रकार की किताबें अपने स्कूली जीवन में पढ़ ली थी। तो मैं चाहता था कि जैसे मेरे पिता ने मुझे पुस्तकों से प्यार करना सिखाया, मेरी विधानसभा के हर बच्चे के पास एक पुस्तकों का एक दायरा हो जिसको वो पढ़ पाए। तो वो विचार जब मैं विधायक बना तो मैं तब से करना चाह रहा था, लेकिन काफ़ी बाधाएं आई। मैं विपक्ष का विधायक था। एक बात और देखनी थी कि मैं उन 11 विधायकों में से था जो कांग्रेस के केवल जीते थे, और मैं हर मुद्दे पर मुखर था और सरकार ने मुझे हर तरह से परेशान करने की कोशिश करी। मेरी विधायक निधि खर्च ना हो पाया, इसके लिए पूरे प्राण लगा दिए थे। ये योजना भी मैंने बहुत पहले स्वीकृत कर दी थी। जिन योजनाओं को 15 दिन स्वीकृत होने के बाद ज़मीन पर उतारने में लगने थे, उन पर 9-9, 10-10 महीने अधिकारियों द्वारा लगाए गए। मैं अधिकारियों को नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे पूरी पुख्ता जानकारी है कि सरकार के दबाव में अधिकारी काम कर रहे थे। तो अब ये 158 गाँव में ये हमने पुस्तकालय भेज दिए हैं। कुछ नगर क्षेत्रों में भी भेजने थे, वो आगे तक बढ़ता रहेगा। विधायक निधि के सवाल पे हम आएंगे, बाद में आएंगे। वो एक
आरोप है जो बार बार मनोज रावत पर लगता है, उस सवाल पे आएंगे। लेकिन आपने अभी बात की तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस आपके बारे में, आपकी पृष्ठभूमि, आपके बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहती है। जहाँ से आपने जैसे बताया आपके पिता लाइब्रेरियन थे, सबसे पहले ये बात भी बताइए कि आपका पत्रकारिता का जो सफ़र रहा वो बहुत अच्छा रहा। जब तक आप पत्रकारिता के क्षेत्र में थे, आपने नेशनल मैगजीन्स के लिए लिखा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया और एक स्थापित नाम जर्नलिज्म के क्षेत्र में था। जर्नलिज्म से पॉलिटिकल चुनाव लड़ने वाला जी ये जो सीधा स्टेप था, ये कैसे हुआ और क्या कारक थे इसके? देखिए, पत्रकारिता में जो मैंने करना था वो कर लिया था। मैं उससे पहले कॉलेज पढ़ाना भी शुरू किया था, उसको भी मैंने छोड़ा। मुझे जब समझ में आता है कि इस फील्ड में मुझे अब आगे बढ़ने की, आगे करने का कुछ नहीं रह गया है। जिस दौर में मैंने पत्रकारिता को छोड़ा, मैं ये महसूस कर चुका था कि वो पत्रकारिता के अब एक अजीब दौर शुरू हो गया है। क्योंकि अगर पत्रकार को लिखने की छूट नहीं है और सही लिखने की छूट नहीं है तो वो पत्रकारिता का कोई अर्थ नहीं रह गया था। और आप देख रहे होंगे कि जो पैरेलल जर्नलिज्म आज आ गया है वो इसलिए आ गया क्योंकि संस्थापित जो संस्थान हैं वो सब विज्ञापन पर आधारित हैं। और विज्ञापन या तो सरकार दे रही है या धनाढ्य लोग जो हमारे कॉरपोरेट हाउस हैं वो दे रहे हैं। तो इसलिए वो कभी भी मीडिया से, मतलब उसको, मीडिया को इंडिपेंडेंट रहने की बात इंडिया में नहीं सोची जा सकती है। और मैं देख रहा हूँ कि इसीलिए जो बहुत अच्छे पत्रकार हैं वो पैरेलल मीडिया के रूप में उन्होंने शुरू किया, जैसे आप भी शुरू कर रहे हैं। तो ये शुरुआत उस जर्नलिज्म को आईना दिखाने के लिए थी। तो मैंने जब देखा तो ये था। और मेरी विचारधारा कांग्रेसी विचारधारा थी, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेसी थी। तो मैंने जब बात करी, और मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे टिकट दिया और जनता ने इतना प्रेम दिया कि पहली बार जब विकट परिस्थितियाँ भी थी और विपरीत हवा बह रही थी पूरे गढ़वाल लोकसभा से, बल्कि मैं तो कहूँ कि यमुना से लेकर और सरयू तक के बीच भी कोई विधायक कांग्रेस का नहीं जीता और मैं जीता। तो ये जनता ने मुझे आशीर्वाद भी दिया, बस इतनी ही बात थी। आपको वो टिकट कैसे मिला, इस बारे में भी थोड़ा सा बताइए। क्योंकि कांग्रेस के टिकट के पीछे बड़े बड़े महारथी होते हैं। आप पहली बार आपने पार्टी ज्वाइन करी और आपको केदारनाथ के लिए राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मिला, तो इसके पीछे क्या, मतलब कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या जब आप पत्रकारिता कर रहे थे उस समय भी क्या आप कांग्रेस के नज़दीकी रहे कि आपको पहली बार में टिकट मिल गया? नहीं, मैं पत्रकारिता, देखिए, जब से मैंने कलम उठाई और जिस दिन मुझे टिकट मिलने का मुझे पक्का हुआ उसके पहले दिन मैंने बाकायदा फेसबुक पर भी पोस्ट लिखी थी कि आज से मेरा लिखा हुआ बिल्कुल एक दल का माना जाए, क्योंकि मैं अब उस दल की विचारधारा का हूँ। उसको स्वतंत्र लेखन न समझा जाए। जैसे डिस्क्लेमर आपने दिया वैसे ही मैंने भी दिया था। और जहाँ तक मेरी बात है, पत्रकारिता के दौरान मैं किसी भी कांग्रेस के किसी भी नेता के संपर्क में नहीं रहा। और मैंने पत्रकारिता में जो भी किया वो जो देखा वो किया। और ये सौभाग्य है कि सरकार ने तो मुझ पर 3 बार CBCID के मुकदमे करे, क्योंकि सरकारों से लड़ाई थी। जैसे आजकल आप एक मुकदमे की चर्चा देख रहे होंगे कि छेड़ाखानी का मुकदमा जिसको प्रचारित कर रहे हैं कुछ विपक्षी, तो सरकार ने तो मुकदमे करे, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने, जिनमें से बहुत बड़े लोग जिन्होंने देश को उंगलियों में नचाया था, उन लोगों ने भी मुझ पर कभी मानहानि का दावा नहीं किया। क्योंकि हमने जो भी किया तथ्यों के आधार पर किया, बिना राग द्वेष और भाव के किया। तो ये टिकट का जो आप कह रहे हैं कि टिकट कैसे मिला मुझे, तो क्योंकि केदारनाथ 13 में केदारनाथ आपदा आई गई थी। आपदा के बाद हम काफ़ी इस क्षेत्र में सक्रिय थे और मुझे उस समय के तत्कालीन, मैं एडवेंचर एसोसिएशंस का भी मेंबर हूं, तो हमारी एसोसिएशन ने एक बार, हमने अपने पत्रकार मित्रों के साथ और एसोसिएशन के साथ एक बहुत बढ़िया ट्रैक स्वर्गारोहणी सतोपंथ का किया था। उसके बाद उस क्षेत्र में सिर्फ एक ही ट्रैक 1 करोड़ 70 लाख का आया। तो हरीश रावत जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री थे उस दौर में, उन्होंने मुझे माठा के प्रेसिडेंट के रूप में कहा कि आप कुछ ट्रैक डिज़ाइन करें। तो हमने हिटों के इदारे का अभियान किया, जिसकी थीम ये थी कि हम केदारनाथ में आपदा के समय जो सबसे बड़ी परेशानी हुई, जो मौतों का कारण था, वो ये था कि हमारे अधिकारी केदारनाथ से निकलने वाले और उन रास्तों को नहीं जानते थे कि जो रास्ते प्रचलित थे। और हुआ ये कि जब प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी ही रास्तों को नहीं जानेंगे, वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों को नहीं जानेंगे, वहाँ के एरिया को नहीं जानेंगे, तो फिर उस समय रेस्क्यू कैसे करेंगे वो। तो हम मेरे ख्याल से 7 या 9 रास्तों से केदारनाथ हमारे लोग गए, जिससे ये पता चला कि जो सबसे बड़ी फाइंडिंग आई कि जो केदारनाथ से निकलने का जो सबसे सेफ रास्ता है वो चौमासी होते हुए है। और जिस रास्ते में सबसे ज़्यादा लोग मरे
और जो कंकाल हमारे दलों ने ढूंढे भी, वो रास्ता केदारनाथ से चाहे रामबाड़ा से होकर के त्रिजुगी नारायण को निकलने वाला रास्ता सबसे खतरनाक रास्ता था। तो उसके परिणाम बहुत बढ़िया थे। हरीश रावत जी अंतिम दिन जिस दिन समापन हुआ उस दिन केदारनाथ आए थे, तो मुझे ये लगता है कि माननीय हरीश रावत जी को उस दिन लग गया था कि मनोज रावत केदारनाथ को प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे सही चॉइस कांग्रेस के लिए होगी। उन्होंने मुझे ऑफर दिया, मेरी विचारधारा कांग्रेस की थी और मुझे तो लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि टिकट के संबंध में एक दिन 1 मिनट से कम बात हुई और एक दिन 15 सेकंड बात हुई, कुल मिलाकर के 1 मिनट बात भी टिकट के संबंध में नहीं। उन्होंने मुझसे सिर्फ यही पूछा कि मनोज क्या जीत लोगे। मैंने कहा जी आपने जैसे हमको भरोसा किया था हिटो केदार में, और वो एक सफल अभियान रहा था, एक भी कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, इतने दुर्गम मार्गों से हमारे बच्चे गए, तो आप समझिए कि हम केदारनाथ को इसी तरह से जीतेंगे भी। केदारनाथ से आप विधायक चुने गए, और आप विधायक उस दौर में चुने गए जब आपदा के बाद की जो पहली सरकार या पहला इलेक्शन जो हुआ उसमें आप विधायक चुने गए। केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर के कई आशंकाएं जताई जाती हैं। पुनर्निर्माण पर एनवायरमेंटल के सवाल उठते हैं, रिहेबिलिटेशन के सवाल उठते हैं। आपदा के समय पे जितने लोगों ने नौकरियां खोई उनको वैकल्पिक कोई रोज़गार देने के सवाल उठते हैं। ये सवाल उठते हैं कि जितने लोगों ने अपना जो कुछ खोया उसको दोबारा से स्थापित करने के लिए, उन लोगों को वापस उनको रोजगार से जोड़ने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए इस दिशा में कितना काम हो पाया, कितना होना बाकी है? देखिए, जो पहला प्रश्न आपने इन्वायरमेंट का किया जी। ये अभी इस देश का दुर्भाग्य है कि हम जो भी योजनाएं बनाते हैं, जैसे केदारनाथ है, बहुत फ्रेजाइल जोन है, और केदार का मतलब अगर धार्मिक रूप से देखें तो दलदल है, और वो है भी मोरैन पर है, पूरा केदारनाथ मोरैन पर है। और आज भी मुझे अफसोस है कि हमारे वैज्ञानिक या हमारे रणनीतिकार उस इलाके में कैसे विकास होना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, इसको तय नहीं कर पाए। जल्दीबाजी में, आपाधापी में जो नया लिंचोली, हमारा नया केदारपुरी जो लिंचोली बसाया गया है, वो मेरी आशंका है, हमेशा आशंका मैं करता हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत गुणी ज्ञानी लोग थे। अगर वो उस इलाके में कभी बसे नहीं थे, क्योंकि हम तो बचपन से केदार जाते हैं, तो वहाँ पर 1-2 छानियों के अलावा कुछ नहीं था। कुछ हमारे जो भेड़ पालक और जो हमारे पशु पालक थे वही रहते थे, और वो भी बहुत सुरक्षित स्थानों पे रहते थे, परमानेंट वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं था। तो केदारनाथ के बारे में मेरा अभी भी मानना है कि वहाँ पर हमको हैवी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस भूमि की बेयरिंग कैपेसिटी कम है। तो आप वहाँ से स्थानीय विधायक रहे, क्या आपने ये मुद्दा बार बार उठाया कि ये नहीं होना चाहिए इस दिशा, मतलब इसको एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देख के और तभी निर्माण होने चाहिए? जी, मैंने इसको उठाया है, और मैंने इनको सॉल्यूशन भी दिए हैं। जो केदारनाथ में आप अगर देखेंगे कि मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर लोकल संसाधन को ही आप प्रयोग करें। तो जो पत्थर केदारनाथ में आप देखते होंगे, देखिए केदारनाथ में मैं आज भी दावा करता हूँ, और मैंने बार बार इस समय के मुख्यमंत्री जी से और लोगों से भी कहा कि आप यहाँ पर पत्थर का प्रयोग करें, और वो पत्थर भी बड़ी लंबी लड़ाई के बाद हम उनसे प्रयोग करा पाए, क्योंकि मैंने कहा पत्थर यहीं का है और यहीं मिल जाएगा, ये बाहर से नहीं आ रहा है, ये बाहर का बोझ नहीं है। तो हम चाहते थे कि वो पत्थर का, फिर रास्तों में जो जिस तरह की दुकानों का निर्माण इन्होंने किया, मैं उसका हमेशा विरोधी रहा हूँ। देखिए, एक 12 बाई 12 की फीट की दुकान केदारनाथ के रास्ते को कैटर नहीं कर सकती है। केदारनाथ के रास्ते पर केदारनाथ की आप कल्पना की तो वहाँ कोई धनी आदमी भी आता है, लेकिन हमारी प्राथमिकता, जो हमारा कंसर्न होना चाहिए, उस महिला यात्री के लिए होना चाहिए, जो गुजरात से, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से एक धोती पहनती है और एक धोती अपनी पोटली में लेकर के आती है। उनको रहने की जगह कहाँ पर हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो हमारा पौराणिक पैटर्न था छानी वाला, जो हमारी बार बीच बीच में छानी थी, वो एक छानी कम से कम 150-200 गरीब लोगों को सुलाती भी थी। तो मुझे लगता है कि जो हमारे अधिकारी और हमारे राजनेता हैं, वो उस तरीकों को कभी नहीं समझ पाए, ना उन्होंने प्राथमिकता दी, वो दिखावे पे लगे हैं। और आपने क्या प्रयास किया कि उस व्यवस्था, मतलब जिस व्यवस्था का आप आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्योंकि आप 5 साल विधायक रहे, तो आपसे ये भी उम्मीद की जाती है कि आप पहल करते, अधिकारियों को उस दिशा में ले जाते, तो वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल हो सकता है। बहुत लड़ाई हुई इस पत्थर के अलावा, उन्होंने हमारे किसी सॉल्यूशन को नहीं माना, बहुत इस पे बहुत झगड़े हुए हैं। और जो दुकानें बनाई गई हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि जो आप इसकी नीलामी कर रहे हैं, ये गलत तत्व है।
हम बार बार लिख कर के भी दे चुके हैं सरकार को और विरोध भी कर चुके हैं कि 6 महीने में केदारनाथ को कोई नहीं समझ सकता है। और आप दुकान की नीलामी करेंगे, वो 15 दिन तो उसको दुकान लगाने में लग जाएगा। ये तो पीढ़ियों का काम है। देखिए, जो हमारे केदारनाथ क्षेत्र में जो भी कारोबार करते थे, व्यापारी कार्य करते थे, वो बचपन से उस आदत को जानते थे। वो अपने दादा के ज़माने से बच्चा जाता था, वो उनकी भाषा को समझता है। हमारे बहुभाषी लोग हैं। हमारे जो ऊखीमठ विकास खंड के लोग हैं, जो उस यात्रा से जुड़े हुए हैं, तो उनसे वो पूरे भारत को समझते और जानते हैं। और केदारनाथ में काम करना उनके ही बस का है। और अगर हम वहाँ पर किसी को बाहर से ले जा करके नीलामी के आधार पर अगर काम देते हैं तो वो नहीं होगा। तो लेकिन सरकार ने देखिए, सरकार का तो ये रुख था कि जब जब मोदी जी आए, हर बार मेरे साथ बदतमीजियाँ हुई हैं। मैं स्थानीय प्रतिनिधि रहा हूँ, लेकिन हर बार ये कोशिश हुई कि मनोज रावत मोदी जी के कार्यक्रम में ना आए। जो सरकार स्थानीय विधायक को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जाने से रोकती हो या बाधा पैदा करती हो, वहाँ प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता हो, तो उससे आप क्या आशा रख सकते थे कि वो मेरी कोई सलाह मानती। अब सलाह मुझे जो अभी लाइब्रेरी के संबंध में आपने पूछा, अब मुझे लगता है अपरोक्ष रूप से मेरे कार्यों को ये प्रेरणा के रूप में ले रहे हैं। जैसे आदरणीय मंत्री धन सिंह रावत जी ने भी अभी, अब तो वो बेचारे चुनाव में जा रहे हैं, अगर उनको कुछ करना था चुनाव से पहले करते, वो भी कह रहे हैं कि ग्राम लाइब्रेरियाँ खुलेंगी। और ये विचार उन्होंने 6-7 महीने पहले अखबार में उन्होंने भी कहा था कि मैं खोलूँगा। अब वो तो नहीं खोल पाए, हमने तो खोल दी हैं। तो मेरे किसी भी विचार को सरकार ने, चाहे विधानसभा में हमने कहा हो, चाहे विधानसभा से बाहर कहा हो, वो कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भू कानून के मुद्दे पर आते हैं। वो एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमने देखा कि सबसे प्रमुखता से अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो वो आवाज़ मनोज रावत की थी विधानसभा में जब वो कानून पेश हो रहा था। लेकिन मनोज रावत की आवाज़ के साथ हमने एक लाचारी भी देखी। वो लाचारी इस बात की कम थी कि जो सरकार सत्ता में है वो कानून बदलने जा रही है, लेकिन वो लाचारी इस बात की थी कि आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी से भी आपको वैसा समर्थन नहीं मिला जैसा समर्थन की शायद आपने उम्मीद की थी, और आपने उसके बारे में स्पष्ट तौर से बात भी की थी। क्या रहा वो पूरा मामला? देखिए, भू कानून तो बहुत विस्तृत विषय है जी। और उसको बहुत कम में समेटना थोड़ा सा बेईमानी होगी। हमारे प्रदेश में देखिए, अभी 60 से बंदोबस्त नहीं हुआ है और चकबंदी नहीं हुई है, जो बहुत बड़ी आवश्यकताएं हैं। और जो हमारा कानून चल रहा है वो बहुत पुराना कानून है, अलग अलग कानून है, 4-5 कानून मिला करके भू कानून बनाते हैं। लेकिन जिस भू कानून को हम बात कर रहे हैं कि 2 धाराओं में जो इन्होंने परिवर्तन किया, मोटा मोटा ये कहा जा सकता है कि देहरादून और जगह तो प्रॉपर्टी डीलरों ने बेच दिया है और अब उनकी निगाहें पहाड़ पर भी लगी थी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पहाड़ अनमोल रत्न हैं पूरे दुनिया के। इतनी खूबसूरती कहीं नहीं है और ऐसा वातावरण कहीं नहीं है। देर सवेर ये आएंगे तो जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो राजनेता के रूप में भी बढ़ रहे हैं, उनकी नज़र यहाँ थी। तो सरकार ने उनके दबाव में और धन्ना सेठों के दबाव में जो परिवर्तन किया, उसके बाद आज स्थिति यह है कि औद्योगिकीकरण के नाम पर किसी भी सीमा तक की ज़मीन उत्तराखंड के किसी भी गांव में खरीदी जा सकती है। यहाँ से मैं आपको बीच में आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि एक सवाल इसलिए बनता है यहाँ पे कि जब ये मसला आया भू कानून का, सरकार कानून लेकर आई तो उस कानून में मैदानी इलाकों के लिए नहीं था और सिर्फ पहाड़ों के लिए इन्होंने छूट हटाई थी। कांग्रेस से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो इसका विरोध करे, लेकिन कांग्रेस के विरोध के बाद सिर्फ इतना हुआ कि मैदानी इलाकों के लिए भी खोल दिया गया। मतलब ठीक उल्टा हुआ कि आपने ये नहीं बोला कि कहीं मत बेचो और मैदान आपने, क्योंकि मैदान उस कानून में ये थे क्लॉज, एग्जैक्टली मुझे आप बेहतर बता पाएंगे कि पर्टिकुलर क्लॉज क्या था, लेकिन मोटा माटी ये था कि मैदान के कुछ इलाकों को छोड़ करके पहाड़ों से सीलिंग हटा दी गई थी। कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो इसको रद्द करवाए, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया और विरोध के बाद मैदानी इलाकों से भी सीलिंग हटा दी गई, तो सारा ही खोल दिया गया। देखिए, पहले चरण में ये पहाड़ के लिए लाए और इनके इरादे साफ थे कुछ, और मेरे पास अभी कागजात हैं। मैं दरअसल इसको कर नहीं पाया। लगभग 5000 बीघा से अधिक ज़मीन इन्होंने अपने बहुत करीबी हाउसेस को दे दिए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि चुनाव से पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं करूं। मेरे पास कागजात पूरे पड़े हुए हैं। देखिए, ये पहाड़ को कुछ अपने उद्योगपतियों को देना चाहते थे और कुछ बड़े ग्रुप को ये किसी इंडस्ट्री के रूप में लाना चाहते थे। इन्होंने खोला और जिस दिन ये सदन में आया, दरअसल मामला बहुत तकनीकी है, इसको कोई समझ नहीं पाया
क्योंकि बहुत ही तकनीकी मामला है और बिल भी सर्कुलेट नहीं कर पाया था। तो ये पता ही नहीं चला कि मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं चला ये क्या हो रहा, मैंने ही विरोध किया। और बाद में ये दो क्लॉज थे, ये इन्होंने मैदान के लिए भी छोड़े। और ताजुब की बात यह है कि मैदान को ज़्यादा नुकसान हुआ इसमें। पहाड़ में क्योंकि ज़मीन खरीदना बहुत मुश्किल का काम है, एक जगह पर ज़मीनें नहीं होती हैं। कुछ मेरे ज़िले में कुछ ज़मीनें खरीदी गई हैं, कुछ चमोली में खरीदी गई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण ज़मीनें थी वो तो उनके साथ छेड़खानी हुई ही है। लेकिन मैदान को तो इन्होंने जम करके इस बीच अपने एक समूह के लिए मैदान को बेच दिया है। लेकिन कांग्रेस ने उतनी मुखरता से उसका विरोध क्यों नहीं किया? मतलब मैं ये सवाल बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कांग्रेस ने मुखरता के साथ बाहर भी विरोध किया और सदन कांग्रेस में से भी। विरोध करते हुए सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई देता था। नहीं, आप अपनी पार्टी को कन्विंस क्यों नहीं कर पाए कि ये बहुत बड़ा इशू है? और जैसा कि आपने आरोप लगाया कि इन्होंने इतनी बड़ी भूमि जो है अपने नजदीकियों को दे दी, तो कांग्रेस तो इसको सबसे बड़ा मुद्दा बना सकती थी। उतनी मुखरता से कभी कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस का इस पे बोलते नहीं। देखिए, हम कांग्रेस के विधानमंडल दल के सदस्य के रूप में हम इसका निरसन विधेयक भी लाए थे इस विधेयक को ख़त्म करने के लिए। तो ये कांग्रेस के विधानमंडल दल की इजाज़त से ही, क्योंकि मैं इस विषय को ज़्यादा जानता था। और अभी सबसे चिंता की बात ये थी कि अंतिम समय में जब ये इस बिल पर ज़्यादा बात हुई, 9 ही विधायक रह गए थे और 57 की संख्या के सामने 9 विधायक। देखिए, विधानसभा में जो भी काम होगा संख्या बल पर ही होगा। बिना संख्या बल के ये हम कुछ भी नहीं पारित करा सकते। तो कांग्रेस के विधानमंडल दल के ही आदेश पर हम उस जो भू कानून में परिवर्तन हुए थे उसके निरसन विधेयक को, और जो देवस्थानम बोर्ड का एक्ट ये लाए थे उसके निरसन विधेयक को, 2 बिलों को हम प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में लाए थे। अगला सवाल आपसे ये है कि आप पर, जिसके बारे में आपने पहले एक हल्का सा जिक्र भी किया, आपकी विधायक निधि को लेकर उठता है। आपने विधायक निधि का उपयोग बहुत अच्छे तरह से किया, ये सारे लोग मानते हैं। मतलब लेकिन ये मानते हैं कि जितना किया उतने अच्छे से किया। लेकिन आप पर आरोप लगता है कि आपने बहुत लंबे समय तक बहुत कम विधायक निधि आप खर्च कर पाए। मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसको एक टर्म दिया जाता है वो नहीं हुआ। और ये बड़ा आरोप है कि अंत समय में फिर पिछले 6 महीने में आपने एकदम से खाना पूर्ति करने के लिए विधायक निधि को खर्च किया। जी नहीं, ये गलत आरोप है। देखिए, हमको जो विधायक निधि मिली है पहले तो पूरा 18 करोड़ और 75 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से सिर्फ अब 12.5 लाख के करीब। लेकिन ये पिछले 6 महीने में कितना खर्च हुआ? देखिए, इस पिछले 6 महीने में लगभग हमारा 7 या 8 लाख करोड़ खर्च हुआ है। उसके पीछे कारण है कि मैंने आपसे बताया कि 15 दिन की सीमा है शासनादेश में कि आप 15 दिन में काम करेंगे, विधायक जब स्वीकृति देगा। लेकिन हमारे तो 8-8 महीने लगे। जो हमारी लाइब्रेरी की योजना है ये 7-8 महीने पुरानी है। अब जाकर के ज़मीन पर लाए, जब इनको लगा कि मैं विधानसभा में हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, या अधिकारियों को जब लगा कि अब कांग्रेस की सरकार आने वाली है, इनके दबाव नहीं माने। देखिए, हम इनको मॉडल देना चाहिए। जैसे हेल्थ सेक्टर में हमने मशीनों के लिए पैसा रिलीज़ किया, वो आज तक के भी खर्च उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज ने टेंडर तक जारी कर दिया था। लेकिन ये पैसा हमने दून मेडिकल कॉलेज को माननीय मंत्री जी से और सचिव से वार्ता के बाद दिया। लेकिन वो पैसा तक उन्होंने मशीनें नहीं खरीदी हैं। तो ये मेरा ये आरोप है कि साफ साफ ये है कि ये किसी भी योजना को हमने, जैसे हम हर स्कूल को बैंड देना चाहते थे, इन्होंने उसको योजना पे रोक लगा दी। तो हमारी जो योजनाएं हैं इन्होंने महीनों तक के रोकी। और आप इससे बड़ी बात क्या समझेंगे कि जो हम महिला मंगल दलों और युवक हमको किस तरह से परेशान किया, उसका मैं एक साफ जवाब देना चाहता हूं। पूरा ज़िला जानता है कि अभी 3 महीने पहले महिला मंगल दल और युवक मंगल दलों के इन्होंने रजिस्ट्रेशन किए, और बिना रजिस्ट्रेशन के हम उनको प्रोत्साहन राशि नहीं दे सकते हैं। इन्होंने 3 महीने पहले जब विधानसभा में मैंने बवाल मचाया तब जा कर के किए, और हमने 3 महीने में न केवल पैसे का वितरण बल्कि सामान का भी वितरण किया गया। तो आप जो महिला मंगल दलों और युवक मंगल दलों के रजिस्ट्रेशन तक जो सरकार नहीं करने दे रही थी, वो हमें बड़े काम क्या करने देती। लेकिन फिर भी हमें संतोष है कि हमने पैसा पूरा खर्च कर दिया है। योजनाओं को हमने पूरी वित्तीय जो कुछ हमारी योजनाएं हैं जो वित्तीय स्वीकृति मिल रखी है, वो चुनाव के बाद फिर शुरू हो जाएंगी। हमने 30 शहीदों के स्मारक बनाए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आरोप लगाने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, वो तो शहीदों के घर की मिट्टी भी उठा करके ले जा रहे हैं। और हमने उन अनाम शहीदों को, हमने सोल्जर्स बोर्ड से लिस्ट ली। हम उन लोगों को जानते भी नहीं कि ये लोग कौन हैं, क्या हैं, और उनके शहीदों की मूर्तियाँ और एक बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्ट भी दिया है। अगर आप आपके व्यक्तिगत जो कार्यकाल जो आपका रहा,
आप पर्सनली कितना सेटिस्फाइड हैं अपने देखिए कामों से? मैं पहला, क्योंकि पहला आपका ये डेब्यू कार्यकाल था। मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे कष्ट है कि इस कार्यकाल में 2.5 साल कोरोना के कारण हमारे 2.5 साल हम बहुत ज़्यादा प्रभावी कार्य नहीं कर पाए। अगर वो 2.5 साल मिलते तो हम सरकार से पूरा लड़ करके भी इन्हीं संसाधनों में कम से कम 8 या 10 अलग-अलग फील्ड में बेहतर मॉडल देते। जो मॉडल हम देखिए, किसी भी राजनेता को बेहतर हर फील्ड में बेहतर मॉडल देने चाहिए। देखिए हमने अब आजकल वर्चुअल की बात चल रही है कि साहब वर्चुअल है, वर्चुअल प्रचार, वर्चुअल, हम इस वर्चुअल को तो 4.5 साल पहले दे चुके थे। मैं पहला विधायक हूँ उत्तराखंड का, या मुझे लगता है देश में भी वर्चुअल क्लासेस कहीं नहीं शुरू होंगे। मैंने अपने 8 इंटर कॉलेजेस में अपनी विधायक निधि से सिर्फ 3,20,000 में 8 वर्चुअल क्लासेस शुरू चलाई, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक चलती थी। अच्छा, ये तमाम कारण हैं कि मनोज रावत को विपक्षी पार्टियों के युवा भी, जो कि कांग्रेस से इतर पार्टियों के युवा हैं, उनके बीच भी उनकी छवि अच्छी है। लेकिन अब हम बस रैप करेंगे इसको। लेकिन सवाल, मनोज रावत को पर्सनली लोग पसंद करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी पे तमाम तरह के सवाल हैं। एक बड़ा सवाल तो यही है कि ये तमाम बागी जो अभी कुछ दिनों पहले तक बहुत मुखरता से कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे, जिनसे जो सबसे बड़े चेहरा जो हैं हरीश रावत जी, वो खुद बार बार उनको, हरक सिंह रावत का मैं स्पेसिफिक बोलूँ तो उनका जिक्र कर रहा हूँ कि उनको उजड़िया बल्द उन्होंने नाम दिया, और आप भी उनमें शामिल थे जिन्होंने इनका इस बात का विरोध किया कि जिन लोगों ने पार्टी के अनुशासन के साथ ऐसा किया है उनको वापस न लिया जाए, उनको वापस ले लिया गया। क्या आपको अपनी पार्टी के भीतर अपनी व्यक्तिगत हार लगती है वो? देखिए, पार्टी में 2 चीज़ें होती हैं कि पार्टी को रणनीतिक कार्य भी करने ही चाहिए, और हमने विरोध बिल्कुल किया है जो जिन लोगों ने उस समय दल बदल किया, और वो आसाम मॉडल है, दल बदल का आसाम मॉडल है जो भारतीय जनता पार्टी ने आसाम से शुरू किया था और उत्तराखंड में बहुत सफलतापूर्वक करके फिर इसको देश के कई हिस्सों में किया। तो हाई कोर्ट ने भी जो टिप्पणी करी थी, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं या अपराधी हैं, लोकतंत्र के अपराधी, तो ये बिल्कुल सही थी। लेकिन अब जब देश में राजनीति ही ऐसी हो जाएगी, पार्टी को रणनीतिक कदम भी लेने हैं, तो पार्टी ने जो मेरा व्यक्तिगत विरोध था, मैंने बिल्कुल विरोध किया कि ऐसे लोगों को नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन पार्टी को रणनीति भी करनी है। अपने हमारे बड़े नेता, उनका सोचने का दायरा बड़ा होता है, तो वो रणनीतिक कदम उठाते हैं। तो अब वो उनको रणनीतिक कदम के रूप में उनको पार्टी में लिया गया, उनकी बहू को टिकट दिया गया, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। बस, अच्छा, आखिरी सवाल बस आपसे ये है कि आप विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक बात ये बोली जाती है कि पिछला जो विधानसभा चुनाव था, जो आपका पहला विधानसभा चुनाव था, उसमें 4 मुख्य प्रत्याशी थे, टिकट, आपकी जीत का अंतर जो है वो बहुत कम था। तो कई लोग ये बात भी बोलते हैं कि जिस हिसाब से टिकट बटे, जिस हिसाब से बागी प्रत्याशी निकले, उनमें मनोज रावत की पहली जीत जो है वो उस समीकरण भी उसमें एक बड़ा फैक्टर बना। तो इस बार का चुनाव अलग है, किसको आप मुख्य प्रतिद्वंदी इस सीट पे मान रहे हैं? देखिए, अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, प्रतिद्वंदी कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुकाबला शायद राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में होगा, राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में होगा। और इस समय के जो समीकरण हैं वो बहुत ही अजीब समीकरण हैं। कांग्रेस का वोटर अपने पार्टी के साथ बिल्कुल खड़ा है, और मेरा ये भी मानना है कि हम पहले से लगभग 30% मत अतिरिक्त पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ विधायक मनोज रावत। बारामासा की चुनाव यात्रा जारी है, आप देखते रहें और जुड़े रहें बारामासा।